मई 2008 नोएडा का जलवायु विहार। एक ऐसी रात जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ एक आम मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि सिस्टम की नाकामयाबी की एक ऐसी कहानी है जो आज भी डराती है। आज के इस विश्लेषण में किसी अफवाह या बायस पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ रॉ फैक्ट्स और सबूतों पर बात की जाएगी। हम बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली इस केस के उन पहलुओं को ब्रेक डाउन करेंगे जो बरसों बाद आज भी अनसुलझे हैं। चलिए सीधे इस पॉइंट पर आते हैं। 2 मर्डर्स, 1 रूफ, 0 कन्विक्शंस। 2 कत्ल, 1 छत और सजा किसी को नहीं। ये अल्फाज इस पूरे केस की सबसे भयानक सच्चाई हैं। मतलब सोचिए जरा, एक ही घर के अंदर 2 लोगों की इतनी बेरहमी से हत्या होती है, दुनिया भर की एजेंसीज आती हैं, सालों तक ट्रायल चलते हैं और आज इतने अरसे बाद भी असली कातिल कौन है किसी को नहीं मालूम। इस केस की कॉम्प्लेक्सिटीज में उतरने से पहले एक बार इन की फैक्ट्स को ग्राउंड लेवल पर क्लियर कर लेते हैं। फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट? हत्या की रात थी 15 और 16 मई 2008 के बीच की। विक्टिम्स थे 14 साल की आरुषि तलवार और उनके घर के डोमेस्टिक हेल्पर हेमराज बंजादे। लोकेशन सेक्टर 25 नोएडा का L32 जलवायु विहार। आरुषि के पेरेंट्स डॉक्टर राजेश और डॉक्टर नूपुर तलवार। और इस पूरे केस का सबसे चिलिंग फैक्ट, इसका करंट स्टेटस जो आज भी अनसॉल्व्ड है। 14, सिर्फ 14 साल। आरुषि तलवार क्लास 9th के एक स्टूडेंट थी। एक बेहद प्यारी, ब्राइट बच्ची जो एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट में पली बड़ी थी। जिस उम्र में बच्चे आगे के सपने बुनते हैं, उस उम्र में उसका भविष्य पूरी तरह से छीन लिया गया था। ये नंबर बार बार याद दिलाता है कि इस पूरी कानूनी लड़ाई के सेंटर में एक मासूम बच्ची की जान गई थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस ट्रेजेडी का एक दूसरा हिस्सा भी है, एक और जिंदगी, जिसे आमतौर पर इन चर्चाओं में थोड़ा पीछे छोड़ दिया जाता है। हेमराज बंजादे। हेमराज नेपाल से आए थे और तलवार परिवार के यहाँ सालों से काम कर रहे थे। वो इस घर के एक बेहद ट्रस्टेड मेंबर थे, पर उस काली रात को उनकी जिंदगी भी उतनी ही बेदर्दी से खत्म कर दी गई। तो आखिर 17 मई की उस सुबह हुआ क्या था? सीक्वेंस पर ध्यान दीजिए। सुबह आरुषि की मदर ने कमरा खोला और आरुषि अपने बेड पर मृत पाई गई, सर पर गहरी चोट और गला कटा हुआ। जब पुलिस आई तो ऑब्वियस सी बात है, पहला शक हेमराज पर गया, क्योंकि वो गायब था। सबको लगा वही कातिल है और भाग गया है। मगर फिर घर की छत का दरवाजा खुला और वहां एक पुराने एसी यूनिट के पीछे हेमराज की लाश मिली। उनके साथ भी बिल्कुल वही हुआ था, सर पर चोट और गला कटा हुआ। 2 लाशें, एक ही पैटर्न। और बस यहीं से शुरू होता है सिस्टम का एक्सट्रीम फेलियर। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का रूल नंबर 1 क्या होता है? सीन को सिक्योर करना। लेकिन शुरुआती इन्वेस्टिगेशन इतनी लापरवाह थी कि यूपी पुलिस ने पहले दिन घर को सील ही नहीं किया। पड़ोसी, रिश्तेदार, मीडिया सब वहां इजीली घूम रहे थे। सारे क्रूशियल फोरेंसिक एविडेंस पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गए और इस लापरवाही पर आग में घी का काम किया उस इमीडिएट बेसलेस मीडिया ट्रायल ने। बिना किसी ठोस फोरेंसिक सबूत के पेरेंट्स पर सीधा इल्जाम लगा दिया गया। अब ये कंपैरिजन इस केस की सबसे बड़ी उलझन को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। जब यूपी पुलिस से केस हटकर सीबीआई के पास गया, तब भी सिचुएशन क्लियर नहीं हुई। एक तरफ सीबीआई की पहली टीम थी जिनका फोकस 3 डोमेस्टिक वर्कर्स कृष्णा, राजकुमार और विजय पर था। उन्हें अरेस्ट भी किया गया। लेकिन फिर सीबीआई की दूसरी टीम आई। उन्होंने पहली टीम की पूरी थ्योरी ही उलट दी और कंक्लूजन निकाला कि हत्या पेरेंट्स ने ही की है। यहां किसी एक साइड को सपोर्ट नहीं किया जा रहा, बस ऑब्जेक्टिवली देखिए कि सिस्टम के अंदर आपस में ही कितने मैसिव कॉन्ट्रडिक्शंस थे। डॉक्टर राजेश और नुपुर तलवार का कानूनी सफर किसी डार्क भूल भुलैया से कम नहीं था। मई 2008 में राजेश तलवार का इनिशियल अरेस्ट होता है। उसके बाद सालों की लंबी, थका देने वाली इन्वेस्टिगेशन। फिर नवंबर 2013 में गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट पेरेंट्स को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सजा सुना देती है। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई। अक्टूबर 2017 आते आते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस कन्विक्शन को पूरी तरह पलट दिया और उन्हें बरी कर दिया। तो यहां एक बड़ा ऑब्वियस सवाल उठता है, 2013 में उम्र कैद की सजा आखिर किस आधार पर मिली थी, जबकि ग्राउंड पर कोई डायरेक्ट सबूत ही नहीं था? ना कोई मर्डर वेपन मिला, ना कोई डायरेक्ट आई विटनेस था। ये पूरा कन्विक्शन सिर्फ और सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर टिका था। कोर्ट का मानना था कि घर में बाहर से फोर्स्ड एंट्री का कोई निशान नहीं है, तो मतलब कातिल अंदर का ही होना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने सदमे के बाद पेरेंट्स के बिहेवियर को भी सस्पिशियस माना। पर जब 2017 में केस इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा तो सब कुछ पलट गया। हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि भाई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बहुत ही वीक थे।
सबसे बड़ी बात, जब क्राइम सीन पहले ही दिन थरली कंटैमिनेट हो चुका था तो किसी भी सबूत पर 100% भरोसा कैसे किया जा सकता है। प्रोसिक्यूशन अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करने में कंप्लीटली फेल रहा। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्व होने की पॉसिबिलिटी को ठीक से एक्सप्लोर ही नहीं किया गया था। 5 साल एक बहुत बहुत लंबा अरसा होता है। राजेश और नुपुर तलवार ने कोर्ट से बरी होने से पहले 5 साल से ज्यादा का वक्त जेल में गुजारा। भले ही वो आज़ाद हो गए, लेकिन उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा और कीमती हिस्सा, उनके इमोशंस, उनकी डिग्निटी, ये सब इस प्रोसेस में हमेशा के लिए छीन लिया गया। ये आज़ादी ऐसी थी जिसके मिलने के बाद भी बहुत कुछ वापस नहीं लाया जा सकता। खैर, अब आते हैं उन मिस्ट्रीज पर जो आज तक अनसुलझी खड़ी हैं। पहला और शायद सबसे पजलिंग सवाल, क्या वो 3 डोमेस्टिक वर्कर्स वाकई इसमें इन्वॉल्व थे? देखिए, सीबीआई की पहली टीम का सारा फोकस और स्ट्रॉन्ग सस्पिशन उन्हीं पर था। तो आखिर अचानक से उनका एंगल कंप्लीटली ड्रॉप क्यों कर दिया गया? उस लीड को एंड तक फॉलो क्यों नहीं किया गया? दूसरा सवाल जो बार बार दिमाग में गूंजता है, पहले ही दिन क्राइम सीन को इतनी बुरी तरह से कंटैमिनेट होने ही क्यों दिया गया? क्या यह सिर्फ पुलिस की एक आम नेग्लिजेंस थी या इसमें कुछ और डीप था? सोचिए, अगर आप फर्स्ट डे पर ही फॉरेंसिकली क्रूशियल डेटा धो बैठते हैं तो एक सॉलिड केस बनेगा कैसे? इस एक भूल ने इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को हमेशा के लिए डिसेबल कर दिया। तीसरा बड़ा सवाल पब्लिक नैरेटिव से जुड़ा है। क्या मीडिया के उस प्रीमेच्योर वर्डिक्ट ने जस्टिस सिस्टम को प्रभावित किया? जब कोर्ट का ट्रायल शुरू होने से पहले ही नेशनल टेलीविजन पर किसी फैमिली को कातिल घोषित कर दिया जाए तो क्या बचता है? उनकी रेप्यूटेशन धज्जियां उड़ चुकी थी। ये डीपली सोचने वाली बात है कि क्या इस लेवल की सेंसेशनलिज्म निष्पक्ष जांच के रास्ते में रुकावट बन जाती है? और फिजिकल एविडेंस, वहां तो कॉन्ट्रडिक्शंस की भरमार है। एक सिंपल सी चीज, आरुषि के बेडरूम का दरवाजा आखिर अंदर से लॉक था या बाहर से, इस एक बेसिक फैक्ट पर अलग अलग दावे हैं। उसके अलावा जो नार्को एनालिसिस टेस्ट्स हुए थे, जो लीगली एडमिसिबल नहीं होते, उनमें एग्जैक्टली क्या डिटेल्स निकली थीं? ये ऐसी साइंटिफिक और फिजिकल एविडेंस की उलझनें हैं जिन्होंने इस केस को सॉल्व करना लगभग नामुमकिन बना दिया। तो अगर इस पूरे विश्लेषण को एक जगह समेटा जाए तो हम क्या देखते हैं? ये सिर्फ एक मर्डर नहीं, एक मैसिव सिस्टमिक फेलियर है। कहानी शुरू होती है इनिशियल पुलिस नेग्लिजेंस से, फिर उसे और बिगाड़ता है एक सेंसेशनलाइज्ड मीडिया ट्रायल जिसने मरने के बाद एक छोटी बच्ची का कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया। उसके बाद सीबीआई टीम्स की जुडिशियल कॉन्ट्राडिक्शंस, और इन सब शोर में एक फॉरगॉटन विक्टिम। हेमराज की कहानी कहीं दबकर रह गई, एक आम मेहनतकश इंसान जिसे सिस्टम और सोसाइटी ने कंप्लीटली भुला दिया। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। जब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस तरह से पूरी तरह फेल हो जाता है तो क्या इंसाफ सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाता है? 2 जानें चली गईं, सालों तक लीगल बैटल चली, और रिजल्ट? असली कातिल आज भी बाहर है। ये केस हमारे सिस्टम के लिए एक आईना है और एक रिमाइंडर भी कि जब सिस्टम टूटता है तो कीमत आम इंसान को चुकानी पड़ती है। इस विश्लेषण को सुनने के लिए और इस पर विचार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।